नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एसआरडी स्टडी सेंटर पे। आप जान रहे हैं कि हम आपके लेकर के आ रहे हैं अंतिम महासंग्राम। क्या लेकर के आ रहे हैं? अंतिम महासंग्राम, जिसमें खास तौर पर जो आप बच्चे वैसे हैं जो 2026 की तैयारी में आप जुड़े हुए हैं, जो एग्जाम आप देने वाले हैं फरवरी में, उसी का तैयारी हम करा रहे हैं। जिसमें हम आपसे वादा किए हैं कि एग्जाम में इसी से आएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको यहीं से आएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, नियंत्रण और एवं समन्वय, जिसमें महत्वपूर्ण जो बिहार बोर्ड की तरह ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो बेहतर से बेहतर आप इसको तैयारी में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है उसकी तरफ। पहला प्रश्न है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये पूछा जा रहा है आपसे। यह पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। यानी जो मस्तिष्क जो होते हैं, मानव मस्तिष्क, इसमें इसके तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो यह पूछा जा रहा है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है यह किसके हिस्से है? तो यह पश्चिम मस्तिष्क के हिस्से होते हैं। किसके हिस्से होते हैं? पश्चिम मस्तिष्क के। आप ध्यान देंगे। आगे हम लोग चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है अनैच्छिक क्रिया। तो यह चबाना क्या है? इसमें अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आप ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यानी क्या कहते हैं उसको, ये पूछा जा रहा है। तो इसको सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संवेदी ग्राही नहीं है। तो देखिए कान, आंख, नाक, यह सभी के सभी क्या है? संवेदी ग्राही अंग होते हैं। ठीक है, जो बाहरी संवेदनाओं को लेकर के मस्तिष्क तक यानी दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए इस संवेदनाओं को लेकर के किसको देता है? दिमाग को देता है। इस कारण की संवेदी ग्राही नहीं है, तो इसमें विकल्प हो जाएगा दिमाग। क्या विकल्प हो जाएगा? दिमाग। ठीक है, आगे देखेंगे। मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु निकलता है, आपसे पूछा जा रहा है। मेरुरज्जु निकलता है तो कहां से निकलता है? ठीक है, कहां से निकलता है? यह प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, या पोन्स से, कि मेडुला से? ठीक है, यह विकल्प जो दिया हुआ है उसमें आप जाएंगे मेडुला से। किससे? जो मेरुरज्जु निकलता है कहां से निकलता है? मेडुला से। आगे देखेंगे दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के जो संपर्क बिंदु होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सिनेप्स। आप ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। आगे देखेंगे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का जो संतुलन कौन सा दिमाग का जो हिस्सा है वो बनाए रखता है? तो सेरिबेलम होते हैं। कौन होते हैं? सेरिबेलम। विकल्प ए के साथ आप चले जाएंगे, सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार आपसे पूछा जा रहा है। तो 1.4 केजी होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। मानव मस्तिष्क का जो एवरेज वेट होता है वो 1.4 केजी यानी 1.4 केजी होता है। आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है प्रश्न। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, पहले बच्चों बने रहेंगे आप लोग। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। आप याद रखेंगे ऑप्शन ए। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है क्या चीज के लिए? आपसे पूछा जा रहा है। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन करने के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, इनमें से सभी हो जाएंगे। विकल्प आप क्या डी के साथ चले जाएंगे। आगे देखेंगे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन
अनुरक्षण करने का काम करता है, तो यह होता है आपका अनुमस्तिष्क। कौन होता है? अनुमस्तिष्क, यानी विकल्प सी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखेंगे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यह तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है, कौन सा कोशिका होता है? तंत्रिका कोशिका। आगे देखेंगे सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है तो न्यूरॉन में होता है। सिनेप्टिक दरारें जो पाया जाता है वो न्यूरॉन में पाया जाता है। ठीक है, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरुरज्जु के आघात से लकवा हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपसे पूछा जा रहा है। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह सेरिब्रम होता है। आगे देखेंगे ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन आपसे पूछा जा रहा है, तो यह एक प्रकार का हार्मोन है। एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। आगे देखेंगे पादप हार्मोन का उदाहरण है। इसमें से पादप हार्मोन का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तो यह ऑक्सीजन क्या है? पादप हार्मोन का ही उदाहरण है। पादप हार्मोनों की जो संख्या होती है वह क्या होगा? जिबरेलिन हो जाएंगे, साइटोकाइनिन, एबिसिक एसिड हो जाएगा, ऑक्सीन हो जाएगा। ठीक है, जिबरेलिन है, बताए हैं अभी। जिबरेलिन जो है एक हार्मोन है। एक हार्मोन है, वो कैसा वाला हार्मोन है? पादप हार्मोन। अगर हार्मोन दिया हुआ है तभी चलेगा, नहीं तो ऐसे ये पादप हार्मोन होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होता है वो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। और प्रकाश मतलब जड़ जो होंगे प्रकाश की तरफ अगर गति करेंगे तो वह प्रकाशनुवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, जल की तरफ जड़ जो है गति करेंगे तो जलानुवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जड़ जो है अधोगामी वृद्धि हो रहा है, वो गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन होते हैं वो किसके लिए सहायक होते हैं? तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, वह परों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करता है, तने की वृद्धि करता है, पादप के जो प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी कहता है। तो इसमें यह हार्मोन सहायक होते हैं। इनमें से सभी के साथ अब चले जाएंगे। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी? पत्तियों को मुरझाने का जो काम करते हैं वो कौन होते हैं? तो आप याद रखेंगे एबिसिक एसिड होता है। एबिसिक एसिड जो होते हैं वो पत्तियों को मुरझाने का कार्य करते हैं। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा पादप हार्मोन है, तो आपको बताए हैं यह साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ठीक है, क्या है देखेंगे। जो इसमें 24 नंबर सवाल है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो पादप में जो वृद्धि हार्मोन होते हैं उसको जिब्रेलिन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जिब्रेलिन। अब विकल्प ए के साथ चले जाएंगे, क्या कहा जाता है इसको? जिब्रेलिन कहा जाता है। आगे देखेंगे बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह क्या होता है? केमोट्रोपिज्म होता है। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। लेक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेक्टस जो होते हैं वो सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह इनमें से सभी हो जाएंगे। पीपल में भी पाए जाते हैं, पीला कनेर में भी और बरगद में भी। ठीक है, तो विकल्प डी के साथ आप चले जाएंगे। फल पकाने वाला हार्मोन क्या होता है? फल पकाने वाला हार्मोन क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो यह एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? देखिए साइटोकाइन पादप हार्मोन है, ऑक्सीजन भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है। यानी इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, यह पादप हार्मोन नहीं होंगे। पादप हार्मोन नहीं होंगे। आगे देखेंगे प्रकाश की ओर परोह गति करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रकाशनुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशनुवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है तो यह जड़ की वृद्धि हो जाएगा। जड़ की वृद्धि क्या कहलाएगा? गुरुत्वानुवर्तन का क्या कहलाएगा? उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखेंगे पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप विकल्प ए के साथ चले जाएंगे।
आगे देखेंगे पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं आपसे पूछे जा रहे हैं, तो फाइटो हार्मोन को क्या कहा जाता है, पादप हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है वो क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन को रोकने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यह एक एबिसिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, मधुमेह रोग होता है। अब ग्रंथि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। तो यह आवश्यक क्या चीज होता है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो यह होते हैं आयोडीन, क्या होते हैं, आयोडीन, जो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में सहायक होते हैं। आगे है कौन सा अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित ग्रंथि दोनों है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं, दोनों है। तो वह पीयूष ग्रंथि है, यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, याद रखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन। आगे देखेंगे इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है, नहीं है, ठीक है। तो यह यकृत हो जाएंगे जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आगे देखेंगे निम्नलिखित, देखेंगे इसमें सॉरी इसमें करेक्शन करेंगे आप, क्या हो जाएंगे, वृद्धि हार्मोन, यानी जो प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो होंगे वो क्या होंगे, वृद्धि हार्मोन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वृद्धि हार्मोन कहलाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, देखेंगे 40 नंबर प्रश्न है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो यह कारण है, यह दो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। यह दो हार्मोन है जिसमें जिसके चलते शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। कौन से अवस्था में, किशोरा अवस्था में, जब 12-13 वर्ष के उम्र होते हैं, ठीक है। तो आप विकल्प क्या चले जाएंगे, और विकल्प डी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि ए और बी दोनों इसमें से हो जाएंगे, ठीक है। विकल्प डी के साथ आप चले जाएंगे। तो देखेंगे आगे क्या है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, शर्करा का स्तर जो नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है, तो वो इंसुलिन कहलाता है, ठीक है। यानी चीनी के जो नियंत्रण जो करता है वो कौन करता है, इंसुलिन करता है। देखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंड्रोजन है, एंड्रोजन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एंड्रोजन क्या है, एक नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, नर हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो मादा हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पे एंड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा था, ये नर हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित होता है, ये टेस्टोस्टेरोन जो स्त्रावित होता है वो कहाँ से स्त्रावित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह वृषण से स्त्रावित होते हैं, किससे स्त्रावित होते हैं, वृषण से। आप याद रखेंगे किससे स्त्रावित होते हैं, वृषण से स्त्रावित होते हैं। आगे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन होगा, तो यह यकृत होता है, यानी लीवर होता है, जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में किसके बर्थ हार्मोन, किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन याद रखेंगे, इसको क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। आगे देखेंगे कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन क्या कहलाते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन कहलाते हैं। आप याद रखेंगे यह मादा हार्मोन मुख्य रूप से इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, तो यह टेस्टोस्टेरोन हो जाएंगे जो एंड्रोजन से स्रावित होते हैं। आगे देखेंगे किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। आप याद रखेंगे रासायनिक दूत किसे कहा जाता है, तो हार्मोन को कहा जाता है।
आगे बढ़ेंगे। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, किसका होना आवश्यक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखेंगे थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, आयोडीन का। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि आप आयोडीन नमक का प्रयोग करिए, यानी आयोडीन युक्त नमक का आप प्रयोग कीजिए। आगे देखेंगे कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग का जो सलाह है वो डॉक्टर देते हैं, तो घेगा रोग से बचने के लिए। ठीक है, ग्वाइटर से बचने के लिए, नहीं ग्वाइटर रोग से बचने के लिए क्या करते हैं कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप किस क्या चीज का प्रयोग कीजिए, आयोडीन युक्त नमक का, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कीजिए। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। आगे मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प आपके सामने है, 12 जोड़ी है, 31 जोड़ी है, 24 जोड़ी है और 10 जोड़ी है। ठीक है, कौन हो सकता है आप बताएंगे हमें। ठीक है, कि मनुष्य के कपाल में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी हो सकती है, तो याद रखेंगे कितना होगा, आपको हम समय दिए थे, कितना होगा, 12 जोड़ी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 जोड़ी आप याद रखेंगे, क्या हो जाएंगे, 12 जोड़ी। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है, गंध पहचानने का केंद्र किसमें होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह अग्र मस्तिष्क में होता है। किसमें होता है, अग्र मस्तिष्क में गंध पहचानने का केंद्र होता है, आप ध्यान रखेंगे। आगे है, घेगा रोग पनपता है, तो घेगा रोग जो पनपता है आयोडीन की कमी से, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घेगा रोग पनपता है। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। आगे है, एंड्रोजेंस स्रावित होता है, एंड्रोजेंस जो स्रावित होता है वो किससे स्रावित होता है, वह वृषण द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है, वृषण के द्वारा। तो अब विकल्प बी के साथ आप चले जाएंगे। तो रुधिर चाप को नियंत्रित करता है, रुधिर चाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन आपसे पूछा जा रहा है। तो एंड्रिनल हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं, एंड्रिनल हार्मोन्स, आप याद रखेंगे। आगे है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अग्नाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इंसुलिन जो होते हैं वह अग्नाशय से स्रावित होते हैं। ठीक है, कौन, इंसुलिन। आगे देखेंगे, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम पूछा जा रहा है। तो फिनिल फिनिल फिनियल जो है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, किशोरावस्था में जो बदलाव देखने को मिलता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्यूबर्टी कहते हैं। यौवना आरंभ इसको हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यौवना आरंभ। आगे है, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, किससे उचित मात्रा में आयोडीन की प्राप्ति हो सकता है, तो आप नमक का ऑप्शन ले सकते हैं। नमक से ही हमें उचित मात्रा में क्या मिल सकता है, आयोडीन, क्योंकि नमक जो होते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा युक्त किया जाता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह डॉक्टर देते हैं। आगे देखेंगे, हार्मोन जो किशोरों में यौवनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है, वो कौन सा हार्मोन है, वो आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा हार्मोन है, तो वो टेस्टोस्टेरोन है। कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है। यह आपको मुख्य रूप से 60 प्रश्न रहे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है, खासतौर पर बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो आप इस जितने भी क्वेश्चन जो दिए गए हैं बिहार बोर्ड में, इसी तरह का क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने आए हैं। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए उमंग के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।